हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 की, जो कि है पीपल एज रिसोर्स, यानी संसाधन के रूप में लोग। तो जैसा कि मैं आपको हर क्लास में बताती हूँ और हमेशा बताऊंगी कि जो एनसीईआरटी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको पता चलेगा जब आप ना क्वेश्चन बैंक देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, या फिर आप सिलेबस देखेंगे, या फिर आप राइटिंग अप्रोच को देखेंगे, जब स्किल को देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, एनसीईआरटी रियली वर्क करता है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके कोई भी कंपटीशन के लिए। तो हम आप लोग बात करते हैं, अब देखते हैं एनसीईआरटी के जो दूसरा चैप्टर है। तो दूसरे चैप्टर को मोटा मोटी अगर हम लोग समझें तो इसमें ये बताया गया है कि एक रिसोर्स के रूप में, आप लोग रिसोर्स जानते होंगे, रिसोर्स ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं। रिसोर्स जो है किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी परिभाषा को देखें तो रिसोर्स को ऐसा कहा जाता है कि जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता रखता है उसको हम रिसोर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं मानव ही एज अ रिसोर्स के रूप में, मतलब ह्यूमन एज अ रिसोर्स के रूप में कैसे। तो इस पे हम चर्चा करेंगे, जिसमें दो चार चीज़ें बताई गई हैं कि ह्यूमन कैपिटल कैसे है, ह्यूमन रिसोर्स कैसे है, फिर कैसे उसको हम एक क्वालिटी ह्यूमन बीइंग के रूप में चेंज कर सकते हैं, उसमें एजुकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है, उसमें हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है, और लास्टली बताया गया अगर हमने एजुकेशन दिया और अगर उसको हमने मतलब हेल्थ भी अच्छा है और उसकी स्किल भी अच्छी है, तो फिर हम इसको रोजगार कितना दे पाते हैं। अगर बेरोजगारी है तो फिर वो कैसे प्रभावित करती है रिसोर्सेज को। तो इसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप देखिए, सबसे पहले आपने, अगर हम एक बुक के बारे में आपको बताते हैं कि ह्यूमन जो है रिसोर्स के रूप में, यानी कि रिच डैड और पुअर डैड आपने पढ़ी होगी, जिसमें कि एसेट और लाइबिलिटीज के रूप में बहुत, मतलब उसको बहुत अच्छे से बताया गया है। कभी मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। देखिए, जो हम एसेट कहते हैं उसके बारे में उस जो बुक है उसमें ये बताया गया, कहा गया है कि अमीर लोग जो है संपत्ति को इकट्ठा करते हैं, मीन्स संपत्ति को बनाते हैं, और जो संपत्ति है वो क्या है, जो हमारे पैसे को बढ़ाती है। और लेकिन आप देखेंगे लाइबिलिटीज में क्या कहा गया है कि जो गरीब हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, ये क्या है, दायित्व को इकट्ठा करते हैं, मीन्स लाइबिलिटीज को बढ़ाते हैं। यानी लाइबिलिटीज क्या है, जो हमारे जेब से पैसे को खर्च करती है। तो आप बहुत सारी चीज देखेंगे, चाहे वो अपने परिवार में देखिए, चाहे इकोनॉमी में देखिए, चाहे फिर आप नेशनल लेवल पे आप बजट का देखिए, तो बहुत सारे ऐसे खर्च हैं जो कि हमारे राजस्व व्यय में आती है, जो कि खर्च को हमारा जो है वो कोई क्रिएट नहीं करता है एसेट का, लेकिन वो हमारा खर्च है। लेकिन बहुत सारे ऐसे खर्च हैं जो कि हमारा एसेट को, इन्वेस्टमेंट जो है एसेट को क्रिएट करता है। तो ये आप देखेंगे, ये पूरा आपको एक अच्छे से समझ आएगी एसेट की और लायबिलिटीज की, तब जाके आप एक ह्यूमन बीइंग को एक एसेट के रूप में कैसे देखते हैं। तो इसमें एक और शब्द है कैपिटल, देखेंगे। कैपिटल में क्या है कि जब हम इसको मॉनेटरी वैल्यू के रूप में देखते हैं तो कैश या लिक्विड मनी जो आपके पास है या हमारे पास है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। कैपिटल का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये जो है हम इन्वेस्ट करते हैं, जिससे क्या है, फिर से उत्पादकता को बढ़ाते हैं और उत्पादन को एज अ होल बढ़ा देते हैं। तो ह्यूमन कैसे एक कैपिटल हो सकता है, कभी हमने सोचा है कि ह्यूमन बीइंग भी एक कैपिटल के रूप में, यानी उत्पादक क्षमता उसकी कितनी वृद्धि हो सकती है। तो ये कहते हैं कि अगर हम उसमें नॉलेज, यानी कि ज्ञान, किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज की समझ, है ना, हो, स्किल हो, उसकी जो क्षमता है, उसका स्किल जो है, किसी क्षेत्र में आप देखेंगे कि हमारा स्किल जो है ये काफी, कौशल जिसको कहते हैं, कार्य कुशलता कितनी है वो, और दूसरा है आपका हेल्थ, यानी कि उसका जो बॉडी है, मतलब जो कितना ज्यादा वो मतलब कैपेबल है किसी कार्य को करने के लिए, वो आपका बताता है हेल्थ। तो अगर ह्यूमन बीइंग में ये सब चीजें हैं, नॉलेज है, स्किल है और हेल्थ को हम उसमें इन्वेस्ट करें और उसको थ्रू आउट लाइफ उसका अच्छा बनाएं, तो क्या होगा, उसकी पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाएगी इन एम्प्लॉयमेंट, और जो है ये प्रोडक्टिविटी जो है उसका सोसाइटी के लिए बढ़ जाएगा। यानी सोसाइटी के लिए बढ़ना मतलब नेशन के लिए बढ़ जाएगा। तो आप देखेंगे कि एक प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी के रूप में वो बनेगा जब हम इसको कैपिटल के रूप में दिखाएंगे। तो दूसरा देखिए, रिसोर्स क्या होता है, फिर तीसरा जो एस्पेक्ट है आपका रिसोर्स का। तो जब भी हम रिसोर्स करते हैं तो उसके प्रोडक्टिव एस्पेक्ट को देखते हैं। एक तो आपका क्लियर होना चाहिए कि इतना उत्पादन, उसके उत्पादन का जब हम दायरा देखते हैं
उस सेंस में जब हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तब हम उसको रिसोर्स कहते हैं। इसमें क्या है, उसकी कार्य कुशलता को देखा जाता है, उसकी कार्य क्षमता को देखा जाता है, कितना मतलब एबिलिटी है कार्य करने की और कितना कार्य कुशल है किसी भी कार्य को करने में। तो इसी से एक कॉन्सेप्ट आता है कि जब लार्ज पॉपुलेशन, किसी भी राष्ट्र का जब लार्ज पॉपुलेशन है, या तो लाइबिलिटीज हो सकता है या तो फिर वो एसेट हो सकता है, मतलब रिसोर्स भी हो सकता है या लाइबिलिटीज हो सकता है। लेकिन जब हम ह्यूमन को कैपिटल के रूप में बनाते हैं तो क्या होता है, ये रिसोर्स होता है। लेकिन जब हम इसको कैपिटल के रूप में नहीं करते हैं, मीन्स वो जो है एजुकेशन नहीं है, स्किल नहीं है, उसमें क्या है कार्य करने की क्षमता नहीं है, बीमार है, तो क्या हो जाएगा, हमारा लाइबिलिटीज हो जाएगा। तो यानी कैपिटल फॉर्मेशन, देखिए ये क्वेश्चन भी यूपीएससी बीपीएससी में पूछा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट जो है कहाँ हो, एजुकेशन में हो, उसका प्रॉपर ट्रेनिंग हो, उसकी प्रॉपर मेडिकल केयर हो, तो वो एक क्या है, जो हमारा जो है बिल्कुल वो रिसोर्स के रूप में वो चेंज होगा ह्यूमन बीइंग। जस्ट लाइक अ फिजिकल कैपिटल, हमने आपको पिछली चैप्टर में ही बताया था जिसमें बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स बताया था कि फिजिकल कैपिटल क्या होता है। जैसे कि आपके पास मनी है, जैसे कि रॉ मटेरियल है, ये क्या है फिजिकल कैपिटल के रूप में आता है। तो ये ओवरऑल करता क्या है इकोनॉमी में, ये प्रोडक्टिविटी को मतलब उत्पादकता को बढ़ाता है। तो अगर ह्यूमन बीइंग को हमने ऐसे तैयार किया, कैपिटल बनाया, तो ये भी हमारे क्या है उत्पादकता को बढ़ाएगा। और इससे क्या होगा, एक फैमिली का जो लेवल बढ़ेगा, उसकी जो फैमिली का जो स्टेटस बढ़ेगा। दूसरा क्या है, सोसाइटी, उससे सोसाइटी को भी इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा फायदा होता है। आप देखेंगे कि एक व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति ने किसी कार्य को आरंभ किया, तो अगर आसपास के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, फिर वहाँ पे एजुकेशन की क्षमता बढ़ती है, फिर वहाँ पे लोगों का ये होता है कि सोच डेवलप होता है और वो भी अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो है रिसोर्स के रूप में ह्यूमन बीइंग क्या है, सोसाइटी को भी इनडायरेक्टली प्रभावित करता है। फिर नेशन, एज ए नेशन में उसकी जो है जो उसका पार्टिसिपेशन है वो बढ़ता है, और इससे जो है नेशनल इनकम में ग्रोथ होता है, बढ़ता है, नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब देखिए यहाँ पे एक कंट्री का एग्जाम्पल देखिए, जापान का। आप लोग जानते हैं कि जापान और जो बांग्लादेश है उसका अगर आप जनसंख्या घनत्व देखें, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, पर स्क्वायर जो घनत्व है, मतलब पर स्क्वायर फीट में कितना व्यक्ति रहता है ना, एक उसका घनत्व को बताया जाता है मान लीजिए। तो ये जनसंख्या घनत्व देखेंगे आप, यहाँ पर भी जापान में भी देखेंगे 368 के लगभग है, और बांग्लादेश में भी इतना ही देखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली लगभग इतना ही है। मतलब कि बांग्लादेश में भी दोनों में जनसंख्या घनत्व समान है, प्रति हेक्टेयर में मतलब कितने व्यक्ति रहते हैं उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। लेकिन यहाँ में फर्क क्या है आपका, नेचुरल रिसोर्स जो है जापान में देखेंगे तो बिल्कुल ही नहीं है, और डिजास्टर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे भूकंप भी आता है, वहाँ पे आप देखेंगे सुनामी जैसी त्रासदी हमेशा आती है। वहाँ वो ऐसा देश है जहाँ पे एकमात्र ऐसा वर्ल्ड का जहाँ पे एटम बम भी गिराया जाता है, लेकिन ये फिर भी जो है डेवलप्ड नेशन में है, जबकि बांग्लादेश आप देखेंगे कि ये डेवलपिंग या अंडर डेवलप नेशन में। तो इसका कारण क्या है, रिसोर्स नहीं है, लेकिन इसने क्या किया, ह्यूमन कैपिटल को इतना ज़्यादा मजबूत बनाया, स्किल को इतना ज़्यादा, एजुकेशन पे इतना ध्यान दिया, ट्रेनिंग पे इतना ध्यान दिया कि आज हम उसको डेवलप कंट्री के रूप में देखते हैं। तो वहाँ पे लार्ज जनसंख्या जो है कभी भी एक लाइबिलिटी नहीं है, वहाँ पे लार्ज जनसंख्या एक एसेट के रूप में है। लेकिन आप भारत में देखेंगे तो जस्ट आपको लगेगा कि अभी तक से तो हमने उस चीज़ को अचीव नहीं किया है, और सरकार का मेन फोकस भी इसी पर है। आप बजट को अगर देखेंगे इस बार तो इसी चीज़ को, ट्रेनिंग पे, कैसे फीमेल को एम्प्लॉयमेंट में बढ़ावा दें, इस पर बात की गई है। अब देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब क्या होता है, किसी भी अर्थव्यवस्था में कितने प्रकार के कार्य होते हैं उसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जस्ट हमने क्या, जो नेचुरल रिसोर्स है उसी से हमने कार्य किया और उसी से उत्पादन किया, तो हमने प्राइमरी सेक्टर में, जैसे एग्रीकल्चर है, जैसे आपका फॉरेस्ट्री है, फिशरी है, माइनिंग है, ये हमने क्या है, ये प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या है, जब हम प्रोसेस्ड करके प्राइमरी सेक्टर के जो प्राइमरी जो हमारा जो जो हमारा रिसोर्स है उसको हमने प्रोसेस्ड किया और देन जो है हमने मैन्युफैक्चरिंग किया, तो वो हो गया आपका सेकेंडरी सेक्टर में। तो यहाँ प्रोसेसिंग के द्वारा चेंज किया जाता है, तो देखिए उसकी गुणवत्ता बढ़ती है, उसकी जो है मतलब उसका जो है एसेट के रूप में बनता है, और ये जो है हमारा उसका मूल्य भी बढ़ता है। तीसरा है आपका टर्शियरी सेक्टर।
टर्शियरी में जैसे सेवा क्षेत्र को लाया जाता है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, एजुकेशन है, जितने भी सेवा क्षेत्र के काम है वो आपका टर्शियरी में आता है। तो इस दो एक्टिविटीज को हम देखेंगे तो ब्रॉड स्तर पर मार्केट एक्टिविटीज और नॉन मार्केट एक्टिविटीज। मार्केट क्या होता है? बाजार। बाजार क्या है आपका? हमेशा प्रॉफिट पे काम करता है, मतलब उसका पेमेंट और प्रॉफिट मेन इनकम, मतलब मेन इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें जहां भी जो मार्केट एक्टिविटीज के लिए काम, जो पेमेंट के लिए या प्रॉफिट के लिए काम किया जाता है, उसको हम कहते हैं मार्केट एक्टिविटीज। नॉन मार्केट एक्टिविटीज मतलब सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो हम उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उसको हम कहते हैं नॉन मार्केट एक्टिविटी। जैसे कि हमारा प्राइमरी गुड्स है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, वहाँ पे हमने उत्पादन किया और खुद ही सेल्फ हमने कंजम्पशन के लिए उसको खर्च किया और हम लोग बाजार में नहीं गए, तो ये क्या हो गया आपका नॉन मार्केट एक्टिविटीज हो गया। अब देखिए इसमें दो तरह की चीजें बताई गई हैं कि मेल और फीमेल, मतलब मेन और वुमेन दो है। मतलब उसमें क्या है कि आप देखेंगे कि वर्किंग फोर्स में देखेंगे कि फीमेल का जो है योगदान बहुत ही कम है। फीमेल का योगदान कहाँ है? डोमेस्टिक क्षेत्र में है। लेकिन डोमेस्टिक क्षेत्र में जो उसको कहा जाता है, जो सेवा देती हैं फीमेल, वो उनके बदले उनको कोई पेमेंट नहीं मिलता है, कोई पे नहीं किया जाता है। तो ये क्या हो गया आपका? नॉन मार्केट एक्टिविटीज हो गया। उसके बाद क्या है? लेवल मार्केट में जब वो जाती हैं, मान लीजिए कि किसी फीमेल को लगता है कि हमको काम करना चाहिए और वो जाती हैं, तो क्या होता है? उनके पास एजुकेशन कम होता है, स्किल कम होता है, मतलब एज ए रिसोर्स के रूप में अगर हमने देखें तो इन्वेस्टमेंट उनमें कम किया गया है। तो उससे क्या है? लो पेमेंट, उनको हमेशा कम पेमेंट पे काम करना पड़ता है। और दूसरा चीज़ क्या है? उनको हमेशा जो है बेसिक, अभी तक से हमने उस तरह का जो है इकोनॉमी का डेवलप नहीं किया है, डेवलपमेंट, जहाँ पे कि फीमेल को बेसिक सुविधा मिल पाए। जैसे उनको एक टॉयलेट तक की आप देखेंगे तो सुविधा नहीं होती है, टॉयलेट नहीं है, क्रेच नहीं है, मैटरनिटी लीव नहीं है, जितने बेसिक सुविधाएं हैं उसकी कम ये है। तो इसके कारण इसका जो देखेंगे, ओवरऑल जो देखेंगे श्रम बल में इसका जो योगदान है वो बहुत ही कम है। फिर देखते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब तीसरी चीज होती है कि हमने बता दिया कि जैसे मेल फीमेल की क्या स्थिति है, फीमेल क्यों कम है श्रम बल में, और क्या होता है कैपिटल, क्या होता है कैपिटल फॉर्मेशन, फिर कैसे रिसोर्स होता है। अब आगे देखते हैं कि हम क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करके किसी भी पॉपुलेशन का जो है कैसे हम उसको कैपिटल बना सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका? एजुकेशन। एजुकेशन क्या करता है? जब भी कोई एक शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति में क्या फर्क होता है? बेसिक यही होता है कि उनके पास चॉइस जो होते हैं, जो एक शिक्षित व्यक्ति है उनके पास चॉइस बहुत ज़्यादा होता है। मान लीजिए कि एक एग्रीकल्चर में काम करता है कोई किसान है, तो उसके पास एजुकेशन नहीं है, स्किल नहीं है, तो क्या करेगा? उसके पास ये मजबूरी है कि फिर से वो एग्रीकल्चर में ही जाए, अपने बच्चों को नहीं अगर दिया तो फिर वो वहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही हम ये करते हैं, एजुकेटेड होते हैं, तो हमारा विस्तार हो जाता है। मेरे पास क्या है? हम कहीं जाके प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते, गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर सकते, बाहर जाके काम कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं हमारे चॉइस का विस्तार करता है। तो इसको हम लोग जो है अगर देखें तो क्या होता है? ये सोसाइटी, नेशन इनकम, कल्चरल जो हमारी डाइवर्सिटी या कल्चरल जो समृद्धि है उसको समृद्ध करता है। इफिशियंसी ऑफ गवर्नेंस की जो इफिशियंसी है, क्षमता है, उसको भी बढ़ाता है। गवर्नेंस मीन्स क्या होता है कि जो सरकार की सेवाएं हैं वो किस तरह से हमारे तक पहुंच रही है, तो आप देखेंगे कि ये भी जो है बढ़ाता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिटरेसी रेट। अगर आपने देखा होगा कि भारत में लिटरेसी रेट का क्या परिभाषा है, लिटरेसी किसको कहते हैं, तो जनगणना जो विभाग है वो देती है। उसमें कहा गया है कि भारत में जो 7 या 7 से अधिक उम्र के जो भी हैं वो पढ़ना या लिखना किसी भी सब्जेक्ट में, मतलब किसी भी भाषा में जानते हैं, तो उसको हम कहते हैं, मतलब 7 साल से ज़्यादा उम्र के हों, जिसको कि पढ़ना भी और लिखना भी आता हो कोई भी भाषा में, तो इसको हम लिटरेट कहेंगे। तो आप देखिए कि लिटरेसी से बहुत ज़्यादा एजुकेशन का संबंध नहीं है, लेकिन लिटरेसी क्या है? बेसिक है कि हम एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए भारत में प्राइमरी एजुकेशन की क्या चैलेंजेज हैं। प्राइमरी एजुकेशन का जब देखेंगे चैलेंज हमारे यहाँ क्या है कि एक्सपेंशन तो बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। जो ड्रॉप आउट रेट है बहुत ज़्यादा हाई है। ड्रॉप आउट रेट क्या होता है कि मान लीजिए स्कूल में बच्चे ने एडमिशन लिया लेकिन बीच में ही पढ़ाई छोड़ दिया,
इसमें भी फीमेल का बहुत ज़्यादा है, इसमें भी रीजनल वेरिएशन देखेंगे बहुत ज़्यादा है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है वहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव क्या होनी चाहिए कि पहले तो जो शिक्षा तक पहुंच सभी लोगों की हो, सभी वर्ग के हो, सभी जेंडर के हो, है ना, सभी लोगों की उन तक पहुंच हो। फिर एक बार एडमिशन हो जाए तो वहां पर क्या हो, धारण मतलब रिटेंशन, ऐसा नहीं कि ड्रॉप आउट बढ़े, ड्रॉप आउट को कम करना। उसके बाद क्या है, क्वालिटी। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अगर क्वालिटी नहीं दिया तो फिर एजुकेशन का जो मतलब एक व्यक्ति को जो संसाधन के रूप में निर्मित होना चाहिए, वो लैक ऑफ क्वालिटी के कारण क्या है, वो उस तरह से स्किल डेवलप नहीं कर पाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है हमारे यहाँ। ये देखेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, प्री के भी मेन के भी, आप देख लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पे जो है 10 तरह के वेरिएशन भी मिलेंगे, बॉयज और गर्ल्स का भी देखेंगे। आप एक एनजीओ है प्रथम जिसकी रिपोर्ट आती है, आप उसको पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी, वर्तमान के बारे में आपको पता चलेगा। फिर क्या है आपका यहाँ पे क्या है, अटेंडेंस जो है, हाँ सॉरी, अब देखिए यहाँ पे दो ये का नाम दिया गया है, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान देखेंगे जो कि 6 से 14 आयु के बच्चे हैं, उनको स्कूल में सर्व शिक्षा मतलब सभी को स्कूल में शिक्षा दिया जाए, एलिमेंट्री एजुकेशन दिया जाए। ये 2010 में लाया गया था, जिसमें कि सेंटर, स्टेट, लोकल जो गवर्नमेंट है और कम्युनिटी, सबका उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है, सबके योगदान से इसको चलाने का निर्णय लिया गया। फिर दूसरा एक महत्वपूर्ण इसका जो योजना है, मिड डे मील है। मिड डे मील के बारे में भी देखो पूछा गया है कि क्या क्या ये क्यों लाया गया। तो सबसे पहले तो जो है अटेंडेंस रेट बढ़े, बच्चे स्कूल में आए, एडमिशन लें, फिर वो रहें स्कूल में, एडमिशन लेने के बाद में बीच में छोड़ के नहीं भाग जाए वहाँ पे। तीसरा जो है इम्पॉर्टेंट, न्यूट्रिशन मतलब उसका पोषण। गांव में देखेंगे बहुत सारे बच्चे को खाना जो है, अभी भी गरीबी रेखा के नीचे बहुत सारे हैं लोग जो जिनको कि खाना सही से नहीं मिलता, पोषक खाना नहीं मिल पाता। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट था कि उनको पोषक खाना मिले, पोषक पूर्ण खाना मिले। अब देखिए इसमें वेरिएशन देखेंगे क्या क्या इंडिया में है कि मेल और फीमेल में। मेल में जब देखेंगे लिटरेसी रेट ज़्यादा है, फीमेल में उसके अनुपात में कम है। उसके बाद देखेंगे रूरल अर्बन में भी वेरिएशन है, रूरल क्षेत्र में कम है, अर्बन क्षेत्र में ज़्यादा है। फिर देखेंगे रीजनल डिस्पैरिटीज भी बहुत ज़्यादा है एजुकेशन में। कैसे कि आप देखेंगे केरला जैसे जगह में, राज्य में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एजुकेशन है, और फिर बिहार को देखेंगे तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा अभी अच्छा नहीं कर पाए हैं। सेकेंडरी में देखते हैं, ये तो हो गया आपका प्राइमरी एजुकेशन की चैलेंजेस क्या क्या थे और ऑब्जेक्टिव क्या था। सेकेंडरी में देखेंगे इसका फोकस मेनली है क्या, वोकेशनल कैपेबिलिटी। मतलब यहाँ पे आके जब हमने एलिमेंट्री शिक्षा ले ली तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका वोकेशनल मतलब ऐसी ट्रेनिंग दी जाए जिससे कि आप जो है प्रोफेशनल रूप से तैयार हो पाए किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ये है क्या, ऑक्यूपेशनल रिलेटेड स्किल को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि हम इसको देख सकते हैं कि कैसे सेकेंडरी में आप देखेंगे जैसे कंप्यूटर क्लासेस पे ध्यान दिया जाता है। फिर उस तरह से आपका जो है छोटे छोटे कैसे लघु उद्योग में उसको ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम शुरू किया है सरकार ने। आप देखेंगे ढेर सारी योजनाएं इसके लिए है। फिर है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन मीन्स क्या है आपका, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी मतलब जो हायर एजुकेशन ग्रेजुएशन से। तो ये देखें ग्रॉस इनरोलमेंट रेट जो है हमारे यहाँ 27% 2019-10-20 में बताया गया, जो कि लगभग ठीक है ऐसा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है, एक तो क्वालिटी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा नहीं है कि गुणवत्ता वाली जो शिक्षा होनी चाहिए उसका प्रावधान रिसर्च डेवलपमेंट का होना चाहिए। फिर क्या यहाँ पे होना चाहिए, जो स्पेसिफिक कैरिकुलम जो स्टेट में जो वहाँ का स्पेसिफिक चीज़ों को बताता हो उसका एजुकेशन वैसा हो, कैरिकुलम हो, वोकेशनलाइजेशन हो, वोकेशनल ट्रेनिंग हो, उसमें आईटी सेक्टर का हो। फिर उसके बाद क्या हो, डिस्टेंस एजुकेशन, वो भी इसमें मर्ज करने की बात कही है। डिस्टेंस एजुकेशन भी बहुत लोग जो नहीं जा पाते हैं पढ़ने के लिए, तो उसको भी अच्छा बेहतर कैसे बनाया जाए। फिर यूनिवर्सिटी को कैसे विकसित किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ हो, टीचर्स अच्छे हों। तो ये एक तरह से देखते हैं कि एजुकेशन जो है क्वालिटी आदमी का इम्प्रूव करता है व्यक्ति का। लेकिन एजुकेशन में हमारे यहाँ क्या क्या चैलेंजेस है और इससे हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं। प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी शिक्षा में क्या है, सेकेंडरी में क्या है और हायर में क्या है, ये सब चैलेंजेस को देखिए। ये मेंस के भी क्वेश्चन बनते हैं और प्री के भी क्वेश्चन बनते हैं। अब दूसरा आते हैं हेल्थ। ये देखिए
कोई भी फर्म में आप जाते हैं, कोई भी आप एग्जामिनेशन की तैयारी या फिर कहीं भी नौकरी या फिर कहीं भी कुछ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई भी फर्म क्या चाहेगी कि हमारा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो। तो हेल्थ को अक्सर हम लोग मान लेते हैं कि बीमारी का नहीं होना हेल्थ है, लेकिन ये एक पक्ष है हेल्थ का। लेकिन अगर हम बीमारी का नहीं होना सिर्फ मान लें, तो हो सकता है कि हमारी कार्य करने की क्षमता, मतलब हम अंदर से बहुत अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं, हमारी उत्पादकता बहुत ज़्यादा नहीं है, हम खुश नहीं हैं, हम मतलब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये इलनेस का ही एक बहुत बड़ा निशानी है। तो क्या है, पोटेंशियल एंड एबिलिटी टू फाइट इलनेस, ये आपका क्या है, हेल्थ क्या बताता है कि जो आपका कितना पोटेंशियल है आप में और कितनी एबिलिटी है जो कि आप बीमारी से लड़ सके। मीन्स एक तरह से देखें तो ये होल वेल बीइंग को बताता है। वेल बीइंग का मतलब क्या है, उसमें एक्सरसाइज भी शामिल है, उसमें खान पान भी शामिल है, उसमें अगर बीमार पड़ते हैं तो चिकित्सा भी शामिल है। तो ये सारा चीज़ हम देखेंगे तो ये हेल्थ में आता है। तो इसमें क्या होनी चाहिए, एक्सेस होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अगर कोई बीमार पड़ता है सेकेंडरी हेल्थ सेंटर, या फिर कोई जो हायर जहाँ पे बीमारी कुछ ज़्यादा हो जाती तब। फिर फैमिली वेलफेयर, क्योंकि न्यूट्रिशन, कोई एक फैमिली में अगर अच्छा खान पान है, अच्छा एक्सरसाइज है, अच्छा लाइफ स्टाइल है, तो उनका क्या है, हेल्दी लाइफ स्टाइल को वो फॉलो करते हैं। खास करके आप देखिए हमारे अंडर प्रिविलेज पीपल जो हैं उनको न्यूट्रिशंस फूड नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण क्या है, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। तो उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात की गई है। और हेल्थ सेक्टर की बात की गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए। प्राइमरी हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स को पूरा करना चाहिए। फिर जो है बड़ी, अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो उसको भी किस तरह से इलाज करवाने के लिए हमारे पास खर्च हो, मतलब होना चाहिए पैसा। तो ये गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, इतना मतलब एक्सेसिबल हो कि सारे लोग जाके वहाँ पे दिखा सके। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। अब देखिए कि मेजरमेंट कैसे होता है, ये भी बताया गया कि जब हम कहते हैं कि कोई हेल्दी सोसाइटी है, हेल्दी फैमिली है, या फिर हेल्दी नेशन है, तो कैसे कहते हैं। सबसे पहले जीवन प्रत्याशा, आपने HDI जरूर पढ़ा हुआ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें सबसे पहले जीवन प्रत्याशा को बताता है। जीवन प्रत्याशा क्या है कि आपका जो है वेल बीइंग, मतलब हेल्दी लाइफ स्टाइल है, आप कितना एज जीते हैं पूरे लाइफ में, एक नेशन का कितना है एवरेज, ये दिखाता है। तो अभी भारत का देखेंगे 2021 के हिसाब से तो 67.2 है, जो पहले बहुत ही कम था, हम लोग यहाँ तक आए हैं। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR, जो कि कहता है कि 1000, प्रत्येक 1000 जीवित बच्चे पर जन्म लेने वाला, जो जन्म लेने वाले बच्चे पे कितना जीवित है, या कितना, सॉरी, कितना उसका मृत्यु हुआ, डेथ हुआ, उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एक साल के अंदर। तो भारत में आप देखेंगे 1951 में 147 था, और अभी आप देखेंगे 2020 में तो 20 हो गया है। तो हम लोग काफ़ी नज़दीक आए हैं। ये क्या होता है, ये आपका न्यूट्रिशंस बढ़ने से, अच्छी लाइफ स्टाइल से, अच्छे जो है आपको सर्विसेज मिलने से, हेल्थ केयर मिलने से, इससे बढ़ता है। फिर क्रूड बर्थ रेट देखेंगे, 1000 बर्थ में कितना, मतलब एक साल के अंदर कितना उसका जन्म हुआ ये। फिर डेथ रेट देखेंगे, क्रूड बर्थ रेट अभी 20 है, ये कम होना चाहिए। डेथ रेट है, मतलब डेथ हमारे यहाँ 6 है, तो ये भी कम हुआ है। तो एक तरह से देखें तो हम जहाँ थे वहाँ से आगे आए हैं, लेकिन इससे आगे जाने की जरूरत है। तो कैसे जाएंगे, ये एक क्वेश्चन बनता है। अब जो देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या होती है, मान लीजिए एक परिवार है जिसमें कि 6 सदस्य हैं, एक माँ है, पिताजी हैं, 2 बच्चे हैं और दादा दादी हैं। तो इसमें जो पिताजी है काम करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, माँ जो है वो घर का काम करती है। एक बच्चा 18 साल का है जो कि मतलब ये +2 करके वैसे है, और एक जो है वो जो है 10 साल की है। तो ये ऐसे ही है, और दादा दादी जो है घर पे रहते हैं। तो क्या इसमें से कौन बेरोजगार हुए, आपने कभी सोचा है। तो बेरोजगार कहने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, उनका एज जो है, सर्टेन एज, 15 से 59 वर्ष का एज होना चाहिए, और उसमें कार्य करने की इच्छा होनी चाहिए, है ना। तो हम इसको कहते हैं कि मतलब उसमें जो है उसको बेरोजगार कहेंगे। अगर उसको इच्छा भी है और एज भी है और उसके हिसाब से उसको कार्य नहीं मिलता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बेरोजगार कहेंगे।
तब देखिए यही है, विलिंग हो और उसको अवेलेबल हो और एज हो, यही 3 चीजें उसमें आनी चाहिए परिभाषा में। अब देखिए टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। एक तो सीजनल है, रूरल क्षेत्र में देखेंगे 2 चीज की है, एक तो सीजनल है मतलब मौसमी बेरोजगारी। ये क्या होता है, जैसे एग्रीकल्चर वर्क होता है, आप तो देखे होंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि साल में जैसे कि पहले बुआई होती है, फिर उसके बाद कटाई होती है, फिर उसको रखा जाता है। तो इस काम को करने में अगर 6 महीना लगा है, 6 महीना का ही काम हो रहा है, लेकिन क्या हुआ, वो 6 महीना बेरोजगार रहता है। जो बीच में जो बेरोजगारी होती है, जब काम नहीं होता है खेत में, तो क्या होते हैं, वो बेरोजगार होते हैं, मतलब वो सीजनल है, वहां पे मौसम में बेरोजगारी है। दूसरा है डिसगाइज्ड। डिसगाइज्ड क्या है, जैसे मान लीजिए एक एग्रीकल्चर लैंड है, वहां पे क्या है, 10 लोग काम कर रहे हैं और उत्पादन जो है आपका, अगर आप देखेंगे तो उत्पादन है 540 मान लेते हैं, उसका मूल्य में रख लीजिए या फिर केजी में रख लीजिए, जिसमें भी रखना है, इसको क्विंटल में रख लीजिए एग्रीकल्चर में, ठीक है। अब अगर हम इसको 10 में से 5 कर देते हैं यहाँ पे, तो भी इसका जो उत्पादन है इतना ही है, इतना ही उत्पादन करता है। अगर हम इसके घटा दें, इसके जो श्रम बल को घटा दें यहाँ पे, तब क्या होगा, ये फिर 540 है। यानी कि जो ये 5 है, ये क्या, ऐसा लग रहा है कि ये रोजगार मिल रहा है इनको, लेकिन ये क्या है, बेरोजगार हैं, क्योंकि उनको हटा देने से भी उत्पादकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी को हम प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा तरह का बेरोजगारी, एजुकेटेड लोग जो है वो बेरोजगार है। ये ज्यादातर देखेंगे अर्बन एरियाज में है। जैसे मान लीजिए कोई ग्रेजुएट है, कोई एमए है, तो उनको जो है रोजगार नहीं मिल रहा है। तब ये क्या हो गया, आपका एजुकेशनल जो है बेरोजगारी है, ये अर्बन क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। और ये जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसफुल है, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर ये लो मतलब मैट्रिक लेवल का भी एग्जामिनेशन का निकलता है, तो उसमें बहुत हायर एजुकेशन वाले जाके डालते हैं। ये क्या दिखाता है, हमारे बेरोजगारी के स्तर को दिखाता है। तब ये देखिए एक विरोधाभास भी बताया जाता है। क्या विरोधाभास है हमारे देश में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके मेंस के लिए, कि एक तरफ से आप देखेंगे तकनीकी शिक्षा प्राप्त, जिनको तकनीकी शिक्षा मतलब कोई ना कोई उसको टेक्निकल एजुकेशन है और वो बेरोजगार है। दूसरी तरफ से हम अर्थव्यवस्था में ये कहते हैं कि अरे हमारे यहाँ तो तकनीकी शिक्षा की ही कमी है। तो ये बहुत बड़ा मतलब ये जो है तकनीकी कौशल की कमी है। एक तरफ हम ये कहते हैं आर्थिक समृद्धि के लिए, और एक तरफ कहते हैं कि बेरोजगार है। ये जो विरोधाभास है ये कैसे है, आप ये क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखिएगा, तो आपको ये समझ में आएगा। कोशिश कीजिएगा इसको समझने का, इंडिया का ऐसा फिनोमिना क्यों है, ठीक है। अब देखिए बेरोजगारी क्या करता है, एक तरह से क्या है, वेस्टेज ऑफ मैन पावर है। हम फिर से वहां आ गए लाइबिलिटीज पे, कि आपने क्या किया, एक वेस्ट मतलब जो एसेट था आपका, उसको हमने क्या किया, एक लाइबिलिटीज बना दिया। क्यों, क्योंकि ये जो है समाज पे, परिवार पे एक दायित्व के रूप में आ गया, एक सोसाइटी पर, एक नेशन पर एक क्या है दायित्व। उसके लिए हम खाने का, रहने का, उसके लिए सब कुछ का इंतजाम क्या करना पड़ता है, जो परिवार का एक मुखिया है, जो एक कमाता है, उस पर सब डिपेंड है। हालांकि उसके पास सब कुछ है, उसको मतलब इच्छा भी है, लेकिन हम उसको रोजगार नहीं दे पाते हैं। तो ये जो है आपका दायित्व के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और ये व्यक्ति क्या हुआ, निराश, हताश, मेंटली स्ट्रेस में रहता है, ये बहुत मेंटली अनस्टेबल रहता है। और ये कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए जो है अच्छा संकेत नहीं माना जाता है, कि हम जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्वालिटी है नहीं है, तब हमको रोजगार नहीं मिला, तो हमें लगेगा कि चलो मतलब फिर भी वो आदमी कम स्ट्रेस में रहेगा। लेकिन जिसके पास सब है और उसको हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, उसके पास एजुकेशन है, उसके पास क्वालिटी है, वो काम करना चाहता है और हम उसको नहीं दे पाते, तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में। तो आप देखेंगे मेंटल डिप्रेशन बहुत ज़्यादा इंडिया में, सुसाइड का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, खास करके यूथ में। ये भी एक समस्या, यहाँ से भी एक समस्या निकलती है कि हम उसको मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं ला पा रहे हैं। तो देखिए ये क्या है, यहीं पे देखिए आप, वो क्या है, अब उसके पास पैसा नहीं है, तो परिवार पर एक बोझ होगा, परिवार का इनकम पे उसका बोझ पड़ेगा, और ये क्या होगा, मेंटल स्ट्रेस को और ज़्यादा बढ़ाएगा। और एजुकेटेड जो है, एक तो ये हो गया जो इनको एजुकेशन है और उनको रोजगार नहीं मिला, तो ये इनकी स्थिति क्या होगी, ये लाइबिलिटीज होंगे। दूसरा है एजुकेटेड है लेकिन उनको सार्थक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला। मतलब मान लीजिए आईआईटी है और वो जो है जाके एक 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का नौकरी कर रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे, जो उनकी कैपेबिलिटी थी, जो उनकी इच्छा थी, जो उनका स्किल था, उसके हिसाब से उनको
रोजगार नहीं मिला। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है, लगता तो है कि हम उनको दे रहे हैं रोजगार, लेकिन ये रोजगार उनका नहीं है। इनके लाइफ, इनका जो वेल बीइंग है उस पर बहुत बुरा असर डालता है, हेल्थ पे असर डालता है, और ये निर्भरता को बढ़ाता है इकोनॉमिक। और ये जो है कहीं ना कहीं उसका क्या होता है, फिर वो अलगाव होता है ना, वो अपने हेल्थ पर ध्यान देता है ना एजुकेशन पर ध्यान देता है, और ये कहीं ना कहीं समाज के लिए एक बहुत बड़ा लायबिलिटी क्रिएट करता है। अब भारत के बारे में बताया गया है कि हम जो है डेवलपमेंट तो किया, लेकिन जो है हम कैसा डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये एक क्वेश्चन है। अब देखिए, डेवलपमेंट में जो है नेगेटिव इफेक्ट डालता है वो, अगर हम किसी को बेरोजगार को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो एक तरह से देखिए तो ये इंडिकेशन है किसका, रिसेशन का, और ये एक लायबिलिटी को क्रिएट करता है। रिसेशन मतलब मंदी कहते हैं उसको, मतलब हम जो है पर्याप्त रूप से जो डिमांड है उसके हिसाब से सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। अब ये देखिए, इंडिया में अगर डेटा कलेक्शन, तो इंडिया में आपको क्यों नहीं दिखता है कि बहुत ज़्यादा मतलब बेरोजगारी है? आप देखिएगा अभी बजट देखिएगा, और इस पर बजट का फोकस देखिएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट पे है। और जब देखेंगे आप पूरा कहीं ना कहीं पूरा इलेक्शन जो कैंपेन था वो भी अनएम्प्लॉयमेंट पे था। तो इस पर इशू भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन भी यहाँ से जरूर आएगा, इसलिए आपको बहुत अच्छे से देखिए। तो ये क्या है, डेटा कलेक्शन हमारे यहाँ कैसा होता है? तो हम क्या करते हैं डेटा कलेक्शन में कि हम कभी जो है ना तो हम प्रच्छन्न बेरोजगारी को देखते हैं, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है अगर सारे लोग लगे हुए, एक परिवार के 10 आदमी लगे हुए, तो 10 आदमी को हम रोजगार मान लेते हैं। हो सकता है कि उसका उत्पादन का कोई फर्क नहीं पड़ता हो उस पर, लेकिन हम फिर भी उसको मान लेते हैं। तो लो इनकम को नहीं देखते हैं और लो प्रोडक्टिविटी को नहीं देखते हैं, मतलब जहां उसको होना चाहिए, मतलब उसकी उत्पादकता एक व्यक्ति की बहुत ज्यादा हो सकती थी उसके स्किल के हिसाब से, लेकिन हमने क्या किया, उसको लो प्रोडक्टिविटी एरिया में रखा, तो उसको भी हम काउंट कर लेते हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है अच्छा दिखता है कि हाँ बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर एबिलिटी के हिसाब से नहीं नौकरी दिया तो इनकम उनका बहुत कम है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वो नौकरी में है, लेकिन वो सही में अपनी योग्यता और अपने पसंद के हिसाब से वो नहीं जी पाते हैं। तो मतलब व्यक्ति की योग्यता के हिसाब से अगर उनको रोजगार ना मिले, तो भी ये कहीं ना कहीं तो बेरोजगारी का एक नमूना ही है ना, कि हमने उनको उस तरह का रोजगार नहीं दिया जिसके लायक थे वो सोसाइटी। क्योंकि आप देखिए चॉइस हाँ किसके पास होता है, जो वेल एजुकेटेड होते हैं, जो हायर होते हैं, उनके पास चॉइसेज होते हैं, लेकिन एक पुअर के पास क्या चॉइस है? उनको एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में ही करना है उनको, तो उनके पास चॉइस भी बहुत लिमिट हो जाते हैं, और हम उनसे आगे नहीं निभा पाते हैं। और ये डिसगाइज्ड बेरोजगारी जो है उसको भी हम लोग बेरोजगार में रोजगार में काउंट कर लेते हैं। तब आप देखें प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। ये सब क्वेश्चन देखिए आपका, ये सब प्री मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइमरी सेक्टर में देखेंगे तो डिसगाइज सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर में है। सेकेंडरी सेक्टर में देखेंगे तो आपका स्मॉल और जो मीडियम सेक्टर उसी में ज्यादा हमारा श्रम बल लगा हुआ, मतलब वो बड़े उद्योग हमारे यहाँ नहीं हो पाए, बन पाए, उसमें ज्यादा हमने एम्प्लॉयमेंट को नहीं लगा पाया। और कोई भी राष्ट्र डेवलप तभी बनता है जब ये सेकेंडरी सेक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो श्रम बल है ना, ये सेकेंडरी सेक्टर में ही, आप उद्योगों में ही हम लगा सकते हैं। लेकिन ये जो है यहाँ पे नहीं हो पाया, और सबसे ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में लगे हुए हैं। अब आईटी सेक्टर में बहुत सारे लोग लगा हुए हैं, लेकिन आईटी सेक्टर जैसे आप देखेंगे, टर्शियरी क्या है, ये सेवा क्षेत्र क्या है, ये जो है बहुत ज्यादा स्किल मांगता है, हायर स्किल मांगता है हमारे यहाँ, नॉलेज बहुत ज्यादा मांगता है, एजुकेशन बहुत ज्यादा। तो इसमें क्या होगा, कुछ वर्ग लोग ही जा पाएंगे। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जनसंख्या सबसे ज्यादा कौन है, जो ग्रामीण क्षेत्र में है, रूरल क्षेत्र में है। तो मतलब इनका क्या है, अनस्किल्ड भी हैं, कम स्किल के हैं, और एजुकेशन लेवल जो है लो है। तो इनके लिए क्या होना चाहिए था कि हमें जो है श्रम जहाँ पे ज्यादा खर्च हो, जहाँ पे ज्यादा श्रम लगे, वैसा क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए। तो उसके लिए सेकेंडरी इंपॉर्टेंट था। लेकिन हमारे यहाँ देखेंगे, जीडीपी में देखेंगे तो टर्शियरी का महत्व बहुत बड़ा है, सेकेंडरी का कम है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप इसको एनालिसिस करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ क्यों है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसको आप कहीं भी जोड़ के किसी भी क्षेत्र में आप किसी भी जगह देख सकते हैं, और इसको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। होप सो आप पूरा देखें इसको और समझें, और सही मायने में आप जो है एक नहीं तो एक अवेयर नागरिक तो जरूर बनना चाहिए आपको, कि हाँ ये किस तरह से चीजें हमारे यहाँ हो रही है भारत में, हमको जानना चाहिए। आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।